मछुआरा अपने साथियों से अलग होकर अपने पुराने स्पॉट पर पहुंचता है। वो जोर से जाल समंदर में फेंकता है। जाल धीरे धीरे नीचे डूबता है। काफी देर इंतजार के बाद वो जाल खींचने लगता है, लेकिन जाल इतना भारी लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा माल पकड़ा हो। खुशी में वो और जोर लगाता है, लेकिन अचानक कुछ उसे इतनी जोर से खींचता है कि वो खुद पानी में खिंच जाता है। जाल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो किसी तरह सतह पर आता है, गहरी सांस लेता है और फिर डुबकी लगाकर नीचे जाता है। वो जाल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे आसपास की मछलियां अजीब लगती हैं। उनकी हरकतें सामान्य नहीं हैं, जैसे कोई डरावना राज छुपा हो। इसी समंदर के दूसरे हिस्से में एक समुद्री वैज्ञानिक चार्ली वैगनर या वैगनर को पता चलता है कि उनका अंडर वाटर रोवर से संपर्क टूट गया है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ फ्लोटिंग बुए है। डाइविंग सूट पहनकर वो नीचे उतरता है। वहाँ उसे रोवर एक फंसे हुए जाल में फंसा मिलता है। वो जाल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि अंधेरे पानी में कोई उसे घूर रहा है। ठंडी सिहरन पूरे शरीर में फैल जाती है। वो घबराकर पूरी ताकत से जाल खींचता है। रोवर को पकड़कर तेजी से ऊपर आता है। रोवर को बुए से बांधकर वो अपनी बोट की तरफ भागता है। वो अजीब सी डरावनी फीलिंग अभी भी बनी हुई है। जैसे ही वो बोट पर पहुंचता है, वो एहसास गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बीच पर एक मरी हुई औरका व्हेल मिलती है। उसका पूरा शरीर अजीब घावों से भरा है। लियोन, जो समंदर के किनारे बड़ा हुआ है, देखता है कि मौत ज्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से 3-4 घंटे। वो शक करता है कि आसपास के मछुआरों ने किया होगा। वो अपने साथी के साथ डॉक पर जाता है पूछताछ करने। एक पुराने मछुआरे से बात होती है। वो चुप रहता है, फिर दोनों को अपनी बोट के पास ले जाता है। बोट का पूरा शरीर क्षत विक्षत है, जैसे किसी ने जोर जोर से टक्कर मारी हो। मछुआरा बताता है कि सुबह एक औरका ने उनकी बोट पर हमला किया। वो बार बार दीवार से टकराती रही, जैसे पागल हो गई हो। बचाव में मछुआरों को हुक और चाकू से लड़ना पड़ा। शायद वही व्हेल बीच पर मरी पड़ी है। लियोन समझता है कि सेल्फ डिफेंस था, लेकिन सवाल वही रहता है, आखिर ये शांत माने जाने वाले औरका अचानक इंसानों पर क्यों हमला करने लगे। चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी इलाके में वापस आता है। वो रिपेयर किया हुआ रोवर दोबारा पानी में डालते हैं। लौटने से पहले वो देखता है कि पानी पर कुछ अजीब चीजें तैर रही हैं। वो एक को उठाता है और लाइटर से जलाता है। वो चीज जलती रहती है। वो बताता है कि ये फायर आइस है, मीथेन गैस जो समंदर की तह में जम जाती है, लेकिन ये तो नीचे रहती है, ऊपर क्यों आ रही है। और वो जगह देखते हैं तो चारों तरफ ऐसी चीजें तैर रही हैं। चार्ली जल्दी से वीडियो बना लेता है। इधर लियोन वजह जानने के लिए आसपास की व्हेल्स की मूवमेंट ट्रैक करना शुरू करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि एक ग्रुप ऑर्का फिर से आ रही है। वो जल्दी से उस इलाके में पहुंचता है। ट्रांसमीटर पानी में डालते ही एक विशाल ऑर्का उसके पास आ जाती है। वो डर जाता है, लेकिन वो बस उसे देखकर फिर गहराई में चली जाती है। फिर वो देखता है कि वो ग्रुप एक टूरिस्ट बोट की तरफ तेजी से जा रही है। वो भी पीछे पीछे जाता है। बोट पर लोग खुश होकर एक ऑर्का को पानी से बाहर कूदते देखते हैं। कमाल का नजारा। लेकिन अगली बार जब वो कूदती है तो सब कुछ बदल जाता है। ओनर का ग्रुप बोट पर हमला कर देती है। लोग पानी में गिरने लगते हैं। लियोन समझ जाता है कि ये हमला प्लान्ड है। वो तेजी से गिरे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओनर का एक एक करके उन्हें निगलने लगती है। लियोन अपनी आंखों से अपना दोस्त को समंदर में खींचे जाते देखता है। दिल दहल जाता है। अब सवाल ये है, अगर समंदर की जीव जंतु अचानक इंसानों पर हमला करने लगे तो क्या होगा। उसी बीच एक रेस्तरां के किचन में शेफ एक लॉबस्टर को काटने वाला होता है, लेकिन अंदर से कुछ गाढ़ा अजीब तरल निकलता है। वो हैरान होकर देखता है। अचानक वो तरल उसके चेहरे पर छिटक जाता है। सब डर जाते हैं। शेफ गुस्से में उसे फेंकने को कहता है, लेकिन वो लॉबस्टर चुपके से एक खतरनाक वायरस फैलाने लगा था। कुछ ही देर में शेफ को अजीब महसूस होने लगता है। शरीर में कुछ गड़बड़ है। क्या ये सिर्फ संयोग है या समंदर से कोई बड़ा खतरा इंसानों की तरफ बढ़ रहा है। कहानी अभी शुरू हुई है और सस्पेंस हर पल बढ़ता जा रहा है। एक थके हारे शख्स को लगा कि बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा ले ली जाए, लेकिन बाहर कदम रखते ही बस कुछ मिनट बीते होंगे कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उसी वक्त बर्तन साफ करने वाला कर्मचारी भी अजीब बेचैनी महसूस करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। साफ सुथरे प्लेट्स बार बार गिरकर चूर चूर हो रहे थे। सहायक रसोइया को तेजी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सोचा ये तो बस साधारण बुखार और पेट की तकलीफ है। पर समुद्री जीवों की माहिर डॉक्टर अन्ना को शक हो गया। उन्होंने सोचा ये कोई मामूली बीमारी नहीं लगती। वो खुद रेस्टोरेंट पहुंची और लोगों से पूछताछ की। सबने एक ही बात बताई। सबने उसी एक लॉबस्टर को छुआ था और वो सफाई वाला कई दिन से काम पर ही नहीं आया था। अन्ना ने तुरंत उसके घर का पता लगाया। दरवाजा खोला तो दिल बैठ गया। वो पहले ही मर चुका था। फर्श पर लाश पड़ी हुई थी। अस्पताल में सहायक रसोइया भी लड़ते लड़ते दम तोड़ चुका था। मौतें एक के बाद एक हो रही थी, जैसे कोई भयानक तूफान आने का इशारा दे रहा हो। दूसरी तरफ नॉर्वे के समुद्र में एक तेल खोजने वाला बड़ा जहाज खड़ा था। वहाँ के स्टाफ को समुद्र तल पर हैरान करने वाला नजारा दिखा। अज्ञात समुद्री कीड़े जमी हुई मीथेन गैस यानी फायर आइस को चबा रहे थे। कंपनी वहाँ ड्रिलिंग करने वाली थी, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए सावधानी बरत रही थी। बायोलॉजी प्रोफेसर सिगेल ने तुरंत कुछ कीड़े पकड़े और लैब में परीक्षण शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनकी आंखें फट गईं। ये कीड़े बिल्कुल साधारण नहीं थे। जबड़े
फेफड़े लोहे जैसे, दांत तलवार जैसे और प्रजनन इतना तेज कि बच्चे कुछ हफ्तों में ही बड़े हो जाते। उन्होंने कप्तान टिना को चेतावनी दी, ये छोटे कीड़े बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारी हंस दिए। अरे एक कीड़ा क्या कर लेगा। जिम सिगेल ने नियम याद दिलाए कि इकोसिस्टम बिगड़ा तो काम बंद करना पड़ेगा। टिना ने भी समझाया कि अगर फायर आइस टूटा तो भारी मीथेन गैस निकलेगी जो आसमान को बर्बाद कर देगी और ग्लोबल वार्मिंग को और भड़का देगी। आखिरकार बड़े अधिकारी खुद देखने चले गए। सच्चाई जानने के लिए छोटा प्रोब समुद्र में उतारा और थोड़ी सी फायर आइस ड्रिल करने लगे। अचानक पूरा जहाज भयानक तरीके से हिलने लगा, जैसे पूरा समुद्र तल फटने वाला हो। लकीली झटका जल्दी थम गया। बाद में प्रोफेसर लेमैन से मिले। लेमैन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा जहाज थोड़ा छोटा होता तो पूरा क्रू समुद्र की गोद में चला जाता। फिर कीड़ों का रिपोर्ट दिखाया और बोले, ये सिर्फ खा नहीं रहे, लगता है कोई अज्ञात ताकत इन्हें कंट्रोल कर रही है। मरने के बाद भी बैक्टीरिया उसी तरह काम करते रहते हैं। उसी वक्त एक छोटी रिसर्च बोर्ड पर एक महिला अपने दोस्त वागनर से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अचानक कनेक्शन कट गया और स्क्रीन पर अजीब सिग्नल आने लगे। समुद्री जीव नीचे से गैस के बुलबुले छोड़कर जहाजों को डुबो रहे थे। शहरों में अजीब और गरीब जेलीफिश दिखने लगी जो पानी के स्रोतों को जहर बना रही थी। लॉबस्टर और मछलियां खुद को इंसानों के हाथों पकड़वा रही थीं, लेकिन पकड़ते ही एक अनजान वायरस छोड़ देती। वो वायरस इंसानों में आग की तरह फैल रहा था। एक रेस्टोरेंट में तो सिर्फ एक डिश खाने से पूरा स्टाफ खत्म हो गया। अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गईं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये वायरस आखिर है क्या। एक और बैक्टीरिया खून में घुसते ही अपनी ताकत दोगुनी कर लेता। पूरी दुनिया में समुद्र से जुड़ी भयानक घटनाएं एक साथ शुरू हो गईं। समुद्र अब शांत नहीं बल्कि खून का खेल खेल रहा था। समुद्री सुरक्षा अधिकारी लियोन इस राज को सुलझाने में जुटे थे। एक मरी हुई ऑर्का व्हेल का पोस्टमार्टम किया तो दिमाग में अजीब पैरासाइट मिले। व्हेलों की यात्रा के रूट देखे तो समझ आया कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सच जानने के लिए लियोन हम्पैक व्हेल्स के झुंड के बीच पानी में उतर गए। डर को पीछे छोड़कर एक व्हेल पर ट्रैकर चिपका दिया, लेकिन अगले ही पल सारी व्हेलें एक साथ जाग गईं और हमला बोल दिया। लियोन बाल बाल बचे, जहाज पर चढ़े और जैसे ही दूर हुए एक विशाल व्हेल ठीक उसी जगह टकराई जहां वो अभी थे। इधर प्रोफेसर सिगेल जापान के मशहूर 3 जहाज कंसोर्टियम से संपर्क किया, क्योंकि ये रहस्यमयी कीड़े सबसे पहले वहीं मिले थे। जब संस्थापक को सिगेल की पूरी रिपोर्ट दिखाई गई तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। नॉर्वे समुद्र के कीड़े भी बिल्कुल उसी तरह के थे। पिछले कई जहाजों के अचानक डूबने वाले हादसों को देखते हुए 3 शिप्स ग्रुप के मालिक सैन चुआन एडू को शक हो गया कि ये कोई संयोग नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को पूरी जांच शुरू करने का आदेश दिया और सिगेल के साथ जानकारी साझा की। बस कुछ घंटों में सिगेल को 3 शिप्स कंसोर्टियम का मैसेज मिल गया। ये अजीब कीड़े अब कई देशों में फैल चुके थे और वो भी उन इलाकों में जहां खनिज निकालने का सबसे बड़ा काम चल रहा था। उसी शाम प्रोफेसर लेहमान ने खुशखबरी दी कि उनके पानी के नीचे वाले रोबोट ने वो गायब प्रोब शिप ढूंढ ली है। उसमें जो लड़की लापता थी वो वैगनर की बहुत करीबी दोस्त थी। जैसे ही रोबोट की लाइव तस्वीरें सारे वैज्ञानिकों को दिखाई गईं, सबकी सांसें थम गईं। डूबे जहाज के आसपास विशालकाय व्हेल्स तैर रही थीं। सभी मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तभी अचानक एक भयानक नजारा सामने आ गया। वो विशाल व्हेल्स जैसे किसी जादू के बुलावे पर एक चमकते हुए रोशनी के पर्दे के पास पहुंच गईं। मानो उस रोशनी के पीछे कोई बेहद शक्तिशाली प्राणी छिपा हो जो उन्हें बुला रहा हो। इधर समुद्र किनारे एक जोड़ी प्रेमी प्रेमिका घूम रही थी। रोमांस के चरम पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक क्रिस्टल केकड़ा लड़की की टांग पर चढ़ गया। लड़की बुरी तरह चौंक गई। लड़का उसे समझाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन लड़की की नजर दूसरी तरफ चली गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। देखा तो क्या, हजारों लाखों क्रिस्टल केकड़े एक साथ लहर की तरह बढ़ते आ रहे थे। दोनों घबरा गए, भागे, कार के पास पहुंचे और आखिरी पल में बाल बाल बचते हुए कार लेकर निकल भागे। गांव वाले हैरान परेशान उन्हें देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गांव से थोड़ा दूर गए, लड़के ने अचानक ब्रेक मार दी और दोनों बाहर फेंक दिए गए। कारण, गहरे समुद्र से आए ये क्रिस्टल केकड़े पूरे गांव को घेर चुके थे। जब से समुद्र तल पर वो अनजान चमकती रोशनी दिखाई दी, सी पुलिस अधिकारी लियोन और सारे रिसर्चर यकीन कर चुके थे कि हाल के सारे हमले इसी से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये था, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार रोशनी देता है और अजीब सी आवाजें निकालकर दूसरों को अपनी तरफ खींचता है? दाढ़ी वाले पुलिस वाले ने कहा, सरकारी गुप्त प्रयोग होगा। लेकिन लियोन ने सिर हिलाया। कौन सा प्रयोग व्हेल्स को इंसानों पर हमला करने के लिए कंट्रोल कर सकता है? इधर मेडिकल एक्सपर्ट अन्ना और उनकी टीम सरकारी अफसरों को रिपोर्ट दे रही थी। लॉबस्टर और फैल रहे बैक्टीरिया पर गहन अध्ययन के बाद पता चला ये एक खतरनाक म्यूटेटेड बैक्टीरिया है। ये मुख्य रूप से पानी और दूषित खाने से फैलता है। अभी तक कोई दवा इसे रोक नहीं सकती। अन्ना ने सख्त सलाह दी, तटीय मछली पकड़ना तुरंत बंद करो, समुद्र में नहाने और बिना उबाले पानी पीने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दो। लेकिन ऊंचे अधिकारी चिल्लाए, इससे तो तटीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अन्ना ने जवाब दिया, अगर ये बैक्टीरिया पानी को और दूषित करता रहा तो नुकसान उससे भी 100 गुना ज्यादा होगा। दोनों तरफ बहस तेज हो गई। बाद में अन्ना ने अपनी बेटी को फोन किया और चेतावनी दी, बेटा अभी नहाना मत और
पानी जरूर उबाल कर पीना। उसी वक्त नॉर्वे सागर में रिसर्च शिप पर सिगेल और टीम पानी के नीचे प्रोब से ओनियल गैस पाइपलाइन चेक कर रही थी। देखें तो कहीं अज्ञात आइस वर्म्स ने तो नहीं तोड़ दिया। लेकिन प्रोब जब निशान वाली जगह पहुंचा तो सब हैरान रह गए। वहाँ कोई पाइपलाइन थी ही नहीं। समुद्र तल बुरी तरह उधेड़ दिया गया था। सिगेल ने जिम्मेदार टीना को बाहर बुलाया और कहा, जापान की 3 शिप्स कंपनी समुद्र तल खनन के उपकरण बनाती है। डच सरकार ने ढेर सारे मंगवाए हैं। कानून कहता है समुद्र की प्रकृति मत बिगाड़ो, फिर भी ये लोग पाइपलाइन का बहाना बनाकर खुलेआम खनन कर रहे हैं। सिगेल को लगा टीना भी झूठ बोल रहा है, लेकिन टीना ने कसम खाई, मुझे सच नहीं पता, मैं तो सिर्फ डच सरकार का आदेश मान रहा था। सिगेल प्रोफेसर लहमान के पास गए और बोले, सर ये सरकारी खेल मीडिया को बताते हैं। लेकिन प्रोफेसर ने रोका, लाइसेंस में खनन टेस्ट लिखा है, सबूत नहीं है। अगर तुमने खुलासा किया तो टीना सबसे पहले जेल जाएगा। ये दूसरी तरफ बायोलॉजिस्ट म्यूटेटेड जीवों पर रिसर्च कर रहे थे। पता चला ये पहले देश में नहीं मिले, 4 और देशों के बंदरगाहों में भी पाए गए। सबसे पहले जापान में। जीन एकदम मैच कर रहे थे। पहले ऑर्का के ब्रेन स्टेम में मिली सफेद चीज से तुलना की तो संक्रमण बिल्कुल वही था। एक्सपर्ट्स बोले ये संक्रमण शायद इन जीवों में शुरू नहीं हुआ, नए सैंपल हवा में आते ही घुल जाते हैं, वरना और टेस्ट कर सकते थे। लियोन को जैसे कुछ सूझ गया। उसी रात वो चुपके से 3 शिप्स कंसोर्टियम के समुद्री रिसर्च लैब में घुस गया। उसकी जांच से पता चला था कि पहले म्यूटेटेड जीव टोक्यो से खरीदे गए थे। उसे यकीन था कि यहाँ सैंपल मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा सिक्योरिटी ने देख लिया। भागा, छिपा, लेकिन गार्ड डॉग ने सूंघ लिया। लियोन पकड़ा गया और ऑफिस में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया और बोला, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर 3 शिप्स के रीजनल हेड जो टेंग ने वीडियो कॉल की। लियोन का मकसद सुनकर जो टेंग ने डील रखी, सारे बंदरगाहों की लिस्ट दो जहाँ ये जीव मिले और अपनी पूरी जांच की जानकारी दो। बदले में हम तुम्हें ढेर सारे सैंपल देंगे, वरना यहीं बंद रहोगे। लियोन को मजबूरन हाँ कहनी पड़ी। आखिरकार वो ढेर सारे सैंपल लेकर निकला, लेकिन 3 शिप्स के फाउंडर सैन चुआन एडू को भी वो जानकारी मिल गई जो वो चाहते थे। ये म्यूटेटेड कीड़े और जीव अब उनकी शिपिंग लाइंस को सीधा खतरा बन चुके थे। इधर लाइट हाउस पर वैगनर अपने दोस्त का आखिरी वीडियो देखते हुए चुपचाप रो रहा था। तभी अचानक वैगनर लाइट हाउस पर बैठा अपने दोस्त का वो आखिरी वीडियो बार बार चला रहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फट गईं। जहाज डूबते वक्त खिड़की के बाहर ठीक वही रहस्यमयी चमकती रोशनी दिख रही थी जो समुद्र तल पर पहले दिखी थी। इधर अन्ना को पता चला कि क्रिस्टल केकड़ों ने जिस गांव पर हमला किया था वहां एक घातक वायरस भी फैल चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने तुरंत सैंपल लैब भिजवा दिए। अन्ना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर तैयार हो गई। उसने फ्रोजन क्रिस्टल केकड़े को पानी में डाला, पिघलाया और फिर काटा। अंदर का मांस देखकर सब हैरान। पूरा शरीर अजीब अज्ञात पदार्थों से भरा हुआ था। माइक्रोस्कोप में देखा तो साफ हो गया, ये भी वही म्यूटेटेड बैक्टीरिया था। मतलब कोई नया प्राणी इन समुद्री जीवों को संक्रमित कर रहा है। एक औरत समुद्र किनारे खड़ी समुद्री हवा का मजा ले रही थी। अचानक सैकड़ों समुद्री पक्षी चीखते हुए उसके सिर के ऊपर से गुजरे। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटने लगा। वो समझ गई सुनामी आने वाली है। वो भागी, पार्किंग तक पहुंची तो देखा उसका पति घबराया हुआ कार में बैठ चुका है। वो चिल्लाई, रुको, मुझे भी ले चलो। लेकिन पति ने एक झटके से गाड़ी बढ़ा दी और चला गया। औरत वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द। फिर वो विशाल लहरें उठी और पूरा किनारा पानी में डूब गया। लोग अब समझ रहे थे कि ये कोई सरकारी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्रयोग इतने बड़े समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकता। वैगनर ने अपने दोस्त के वीडियो से अलग निकाला हुआ ऑडियो प्रोफेसर लहमान को भेज दिया और बताया, सर ये आवाज ठीक उसी फ्रीक्वेंसी की है जो समुद्र तल की उस रोशनी से आ रही थी। जूनो जहाज डूबने से पहले 2 और जहाज भी डूब चुके थे। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि हर जगह पानी का तापमान अचानक बढ़ गया था। वैगनर ने पास ही एक हाइड्रोथर्मल वेंट भी ढूंढ लिया। उसका शक था कि कोई चीज इस वेंट से भारी मात्रा में मीथेन निकाल रही है जिससे जहाज डूबे, लेकिन प्रोफेसर लहमान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बोले, वेंट अभी सुप्तावस्था में है, इतना मीथेन इतनी दूर तक पहुंचाना पृथ्वी पर किसी के बस की बात नहीं। और वो रहस्यमयी रोशनी की आवाज बिल्कुल वही जो वैगनर ने बताया था। सिगेल सीधे वैगनर के पास पहुंचा और बोला, चलो तुम्हारे बताए वेंट के पास मॉनिटरिंग डिवाइस लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही डिवाइस लगाई गई, अचानक एक भयानक सुनामी आ गई। दूसरी तरफ अन्ना ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बोली, लॉबस्टर, क्रिस्टल केकड़े, जेलीफिश, जहाँ जहाँ ये जीव दिखे वहाँ पानी में भयंकर प्रदूषण फैल गया है। बैक्टीरिया अब ज्यादातर पानी के स्रोतों तक पहुँच चुका है। सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था, अब कई देशों में फैल रहा है। मुझे लगता है गहरे समुद्र में कोई नया प्राणी पैदा हो चुका है जो दूसरों को संक्रमित करता है और फिर इंसानों तक पहुँच जाता है। डेटा कह रहा है अब वक्त बहुत कम रह गया है। सिगेल ने तुरंत लहमान को फोन किया और सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर बताया। शाम को अन्ना के साथ वीडियो कॉल पर चर्चा हुई। सिगेल ने उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट आने का न्योता दिया। अगली सुबह सारे इन्वेस्टिगेटर्स एक जगह इकट्ठा हो गए। सिगेल ने सबको संबोधित किया, दोस्तों, समुद्री जीवों का व्यवहार
अब बायोलॉजी की किताबों से बाहर है। सुनामी जैसी आपदाएं भी सामान्य नहीं। बैक्टीरिया और वायरस का हमला, ये सब एक साथ हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि समुद्र के अंदर कोई चीज या कोई जीव इंसानों के खिलाफ समुद्र को हथियार बना रहा है। शायद कोई अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी जो गहरे समुद्र में छिपा है। सब हैरान थे। लेहमान प्रोफेसर अभी भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, अगर जाना ही है तो बेहद सावधानी से। टीम ने फैसला कर लिया कि गहरे समुद्र में जाकर सच पता करना है, लेकिन इसके लिए पैसा और संसाधन चाहिए थे। सरकारी अधिकारी हंस दिए, ये तो बकवास है, छोटी छोटी बात को बड़ा बना रहे हो, और प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी 3 शिप्स के फाउंडर सैन चुआन एडू खुद सिगेल से मिलने पहुंचे। बोले, मैं पूरी फंडिंग करूंगा, तुम्हारी थ्योरी सही हो या नहीं, लेकिन मेरी शिपिंग लाइंस बचानी है। कम इसके बाद बायोलॉजिस्ट, भाषाविद, डॉक्टर और समुद्री विशेषज्ञों की पूरी टीम तैयार हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये सफर कितने खतरों से भरा होगा। रवानगी से पहले सबने घर वालों से छोटा छोटा अलविदा कहा। उस उदास और धुंधले दोपहर में एक गुप्त रिसर्च शिप धीरे धीरे गहरे समुद्र की ओर रवाना हो गई। क्या इनका इंतजार कुछ और भी भयानक कर रहा है? अगली कहानी में पता चलेगा।